डिस्क्लेमर, कहानी शुरू करने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये कहानी 18 वर्ष के नीचे वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर ए सर्टिफिकेट है। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। तो आज की कहानी है हाल ही में चल रही काफी कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम है द केरला स्टोरी के बारे में। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मेरी इस वीडियो का संदेश किसी भी जाति या धर्म को आहत करना नहीं है। तो कृपया जो पिक्चर नहीं देख पाए हैं वो मेरी स्टोरी देखकर पिक्चर को समझ सकते हैं, इसीलिए मैं ये स्टोरी वाली वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सीरिया के बॉर्डर पर बने एक बेस कैंप या मिलिट्री कैंप बोल सकते हैं। वहां पर शालिनी यानी कि अदा शर्मा कुछ ऑफिसर्स के सामने बैठी होती हैं और अपनी बात बता रही होती हैं। तो वहां पर बैठे हुए ऑफिसर्स बोलते हैं कि तुम एक ISI एजेंट हो, तो हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें। तो वो बोलती हैं, हाँ मैं एक ISI एजेंट हूँ, मगर मैं वो कैसे बनी ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। तो कहानी जाती है फ्लैशबैक में 1 साल पहले, जहां पर इसाक नाम का एक व्यक्ति फातिमा यानी कि अदा शर्मा को, इस पिक्चर में अदा शर्मा के 2 नाम हैं, एक फातिमा और एक शालिनी, और वो क्यों है ये आगे चलकर समझ में आ जाएगा। तो इसाक गाड़ी में बिठाकर इनको कहीं दूर ले जा रहा होता है और रास्ते में रुककर चाय पानी करता है और एक दवाई खाता है और फिर फातिमा को अपने पुराने घर में ले जाता है। तो वहां पर वो लेडीज से मिलती हैं और वो अपने जेंट्स मित्र से मिलता है जो कि प्लानिंग कर रहे होते हैं एक बड़े हमले के लिए। वहां की लेडीज फातिमा से पूछती हैं कि तुम कहाँ से हो। तो वो बताती हैं कि मैं इंडिया केरला से हूँ और वो बहुत खूबसूरत जगह है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और उनकी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनके घर में कौन कौन रहता है। वो अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ रहती हैं और पढ़ाई करने के लिए नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जाती हैं। कॉलेज के अंदर उनकी 3 दोस्त बनती हैं, नेमा, हाफिजा और गीतांजलि। कॉलेज के इंट्रो में जब एक मैम अपने कॉलेज के बारे में बता रही होती हैं तो एक अननोन सा आदमी फोन से हाफिजा को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियों की फोटोज खींचता है, और वो कौन होता है ये नहीं बताया गया। और वो फोटोज बाद में 2 मौलवियों को भेज दी जाती हैं। और फिर जब वो लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं तो फातिमा देखती है कि बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं, उनमें से कुछ लड़कियां हैं तो कुछ लड़के हैं। ये देखकर वो उल्टी कर देती है। बड़ा ही विचित्र दृश्य था। वो फिर दोनों एक पुराने घर में आकर रुकते हैं जिस घर की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो लोग रहने लायक उसको बना देते हैं साफ सफाई करके। फिर फातिमा का हस्बैंड होता है जो इसाक, वो प्रेग्नेंट फातिमा के साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो फातिमा बोलती है कि हमारे हिंदू धर्म में जिस चीज को मना कर दिया जाए वो नहीं करना चाहिए, मगर वो नहीं मानता और फातिमा के साथ जबरदस्ती करता है। फिर फातिमा रोने लगती है और वहां से कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। और जो हाफिजा होती है वो इन तीनों की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। तो ये लोग डिनर का प्लान करते हैं और हाफिजा बाहर आकर फोन मिलाती है और अपने कजिन्स भाइयों से इन तीनों को मिलवाती है। उनका नाम होता है रमीज और अब्दुल। फिर ये लोग थोड़ा बहुत मजे करते हैं, बीच में जाते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। फिर ये लोग उन चारों को डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में छोड़ देते हैं। फिर खाना खाने से पहले हाफिजा और नीमा दोनों लोग अपने अपने भगवान से प्रेयर करती हैं। खाना खाने से पहले गीतांजलि और शालिनी कहते हैं कि हम लोग खाना खाने के बाद भगवान को थैंक यू बोलते हैं। तब तक वहां पर अब्दुल और रमीज आ जाते हैं। फिर ये चारों लोग जाकर डांस करते हैं और यहाँ शालिनी को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसने यही सोचा होता है कि वो जब कभी कॉलेज जाएगी तो इसी तरह वो भी एंजॉय करेगी। फिर ये लोग वापस हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। तो वहां पर हाफिजा इन तीनों से कहती है कि अगर तुम लोग इस्लाम धर्म में नहीं मानते तो अल्लाह तुम लोगों को दोज़ख की आग में जला दे। फिर अगले सीन में वो दोनों मौलवी और हाफिजा अपने दोनों कजिन्स के साथ दिखाए जाते हैं, जिसमें मौलवी जी कहते हैं कि इन लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाओ, कैसे भी कर, चाहे तो उनको प्रेग्नेंट कर दो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाफिजा इन तीनों लड़कियों को ईद मनाने के लिए अपने घर पर बुलाती है और फिर ये लोग खाना पीना खाते हैं। काफी अच्छा माहौल दिखाया गया है। फिर अगले सीन में जो इसाक होता है वो फातिमा को बोलता है कि हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, 2-4 दिनों में लौट आएंगे। यहाँ पर देखने वालों को समझ में आ जाता है कि वो टेररिस्ट होता है और कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होता है। तो फातिमा तुरंत ही उसके जाने के बाद बुर्का पहनती है और निकलती है मदद मांगने के लिए। तो देखती है रास्ते में कुछ लोग एक औरत और एक आदमी को बीच रोड में मारने जा रहे होते हैं, सिर्फ इतनी बात पर कि उस लड़की ने लिपस्टिक लगाई होती है और उसके हस्बैंड ने उसको रोका नहीं होता, इसीलिए वो लड़की का हाथ काट देते हैं और लड़के की गर्दन। काफी खौफनाक सीन था। फिर वहां से फातिमा को एक लड़की मिलती है, हुस्ना नाम की। वो कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में बाहर क्यों घूम रही हो। तो फातिमा बोलती है तुम भी तो बाहर घूम रही हो। तो हुस्ना कहती है
हमको कोई नहीं मारेगा क्योंकि जिस आदमी ने उस लड़की का हाथ काटा वो मेरा पति है। और बोलती है तुम वापस चली जाओ वरना तुमको भी ऐसे ही मार दिया जाएगा। फिर सीन वहीं से इंटेरोगेशन रूम का दिखाया जाता है। वहां पर ऑफिसर शालिनी से कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुम टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल नहीं थी, तुम अपनी मर्जी से वहां गई थी। तो शालिनी बताती है कि हम लोगों को दवाई के नाम पर एक ऐसा ड्रग दिया जाता था जिसको लेने के बाद हम उन पर आसानी से भरोसा कर लेते थे और जो वो कहते थे उसे सच मान लेते थे। और बीच में एक आदमी भी दिखाया जाता है जो ड्रग्स बेच रहा था और वही बताता है कि इस दवाई को लेने के बाद भूख, प्यास, नींद नहीं लगती और दिमाग में जो बात डाल दी जाए इंसान वही काम करने लगता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि उनका मिशन ये होता है कि नई और कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका माइंड वॉश कर कर उनको सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है ताकि वो उनकी कई जगहों पर जाकर बम ब्लास्ट कर सके। और ये बम ब्लास्ट वहीं होते थे जहां पे पब्लिक उनके धर्म को नहीं मानती थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हफीजा किसी को फोन पर बोलती है कि तीनों लड़कियां निकल चुकी हैं। तो तीनों लड़कियों को मार्केट में कुछ लड़के छेड़ते हैं और विरोध करने पर काफी बदतमीजी करते हैं और उनके कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं। फिर एक लेडीज आकर उनको एक कपड़ा उड़ा देती है। फिर अगले सीन में दिखाया गया है कि हफीजा उन तीनों को काफी चिल्लाती है और बोलती है क्या तुमने कभी हमारे धर्म की लड़कियों को देखा है जो हिजाब पहने हो और उनके साथ बदतमीजी हुई हो? अगर सेफ रहना चाहती हो तो सिर पर हिजाब बांधकर निकला करो। और फिर बोलती है कि तुम्हारे भगवान तो इतने कमजोर हैं कि जब भगवान शिव की वाइफ की डेथ हुई थी तो वो इंसानों की तरह रो रहे थे और उनको लेकर घूम रहे थे। और तुम्हारे एक भगवान कृष्ण जो कि सारी लड़कियों के साथ रासलीला रचाते हैं। और तुम्हारे भगवान राम जिनकी खुद की पत्नी को रावण ने किडनैप कर लिया था। जब तुम्हारे भगवान इतने हेल्पलेस हैं तो उन पर विश्वास ही क्यों रखना? तो इस बात पर गीतांजलि कहती है सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे 100 करोड़ लोग भी उन पर विश्वास रखते हैं। और अगले सीन में दोनों बॉयफ्रेंड जो होते हैं रमीज और अब्दुल, वो लोग सिंपैथी दिखाते हैं। तभी हाफिजा कहती है रमीज तुम तो डॉक्टर हो, इनको कोई दवाई क्यों नहीं देते? तभी वो ड्रग्स जो होते हैं वो इन दोनों को दे दिए जाते हैं। फिर ये दोनों लड़के लड़कियों को काफी प्यार व्यार दिखाते हैं और बात फिजिकल इंटीमेसी तक पहुंच जाती है और ये दोनों कपल फिजिकल हो जाते हैं। कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है तो हाफिजा के कहने पर ये लोग हिजाब वगैरह पहनने लगी थी और नमाज भी पढ़ने लगी थी। और वहीं पे जो अब्दुल होता है वो बाप बनने के काबिल नहीं होता, इसीलिए गीतांजलि प्रेग्नेंट नहीं होती मगर रमीज होता है और शालिनी को प्रेग्नेंट कर देता है। फिर उसको बहलाते हैं कि तुम्हारा बच्चा और तुमको ये समाज कभी कबूल नहीं करेगा तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और हमसे शादी कर लो। ये सारी बातें शालिनी इंटेरोगेशन रूम में उन ऑफिसर्स को बता रही होती है। फिर सीन जाता है वहीं रेगिस्तान में जहां शालिनी का बच्चा होता है और ये देखकर इसाक को ज्यादा खुशी नहीं होती और वो ये बोलकर चला जाता है अपने अगले मिशन में कि अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। फिर इसाक के जाने के बाद शालिनी फिर से जाकर हुस्ना से मिलती है और उससे कहती है कि मुझको एक फोन करना है। तो वो अपनी एक दोस्त के पास उसको लेकर जाती है। तो वो उसके फोन से अपनी मम्मी को अपनी भाषा में वॉइस नोट भेज देती है। और ये लोग जब बाहर निकलते हैं तब उस लड़की का पति आ जाता है और उसको गोली मार देता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसके फोन से कुछ गड़बड़ हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वहाँ पर ये दोनों लड़कियां अपने घर जाती हैं और इनके घर वाले देखकर काफी दुखी होते हैं कि इन लोगों ने हिजाब वगैरह पहन रखा है और अपना धर्म बदल लिया है। तो ये लोग अपना घर छोड़कर वापस आ जाते हैं और फिर मौलवियों के पास जाकर एक्चुअली में अपना धर्म बदल लेते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। वहाँ पर शालिनी को एक लड़की मिलती है भाग्य लक्ष्मी। वो भी ये बताती है कि मुझे एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ जो मेरी कास्ट का नहीं है, इसलिए हम अपना कास्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि उस ड्रग्स को लेते लेते काफी एडिक्ट हो चुकी और अब्दुल ड्रग्स के नशे में उससे नग्न चित्र मंगवाता था और वो भेज देती थी। फिर अगले सीन में दिखाया गया है कि हाफिजा गीतांजलि को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स काफिर हैं। तो गीतांजलि का माइंड वॉश इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने माँ बाप से मिलने जाती है और उनके पिताजी अस्पताल में होते हैं जब से उनको पता चला होता है कि उनकी लड़की ने अपना धर्म बदल लिया है। गीतांजलि उनके मुंह पर थूक कर सारे रिश्ते वगैरह खत्म कर कर वापस आ जाती है। अब देखो यार, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत बहुत पुरानी है। इस पर काफी लोग बहुत ऑफेंड होंगे मगर सच है, धर्म कोई भी हो उस धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो धर्म को ही बदनाम कर देते हैं। खैर,
कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब्दुल गीतांजलि को सीरिया चलने के लिए बोलता है, मगर गीतांजलि को सारा खेल समझ में आ गया होता है। वो ये समझ गई होती है कि ये लोग पहले लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे और भी गलत काम करवाते हैं। तो वो अब्दुल को नामर्द कह के फोन काट देती है और फातिमा आती है, मौलवी जी से कहती है कि मेरी शादी करवा दीजिए रमीज से। तो मौलवी जी बताते हैं कि वो तो अपनी फैमिली के साथ मालदीव भाग गया है। तो शालिनी काफी डिप्रेस हो जाती है और बोलती है मेरे पास अब कोई रास्ता तो बचा नहीं है, सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं और मेरे पेट में बच्चा है, मेरे कॉलेज वाले भी हमको बाहर निकाल देंगे, इससे अच्छा है कि हम मर ही जाते हैं। तो मौलवी जी कहते हैं घबराओ नहीं, इसाक नाम का एक लड़का है जो पहले क्रिश्चियन था और अभी अभी कन्वर्ट हुआ है, तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देगा और तुम इंडिया से दूर जाकर अपनी जिंदगी जी सकती है। तो शालिनी के पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं, तो वो शादी के लिए हाँ कर देती है और शालिनी की शादी हो जाती है। तभी वहाँ शालिनी की मम्मी आती हैं और आकर कहती हैं तुमको अपना धर्म बदलना है बदल लो, तुमको शादी करनी है तुम कर लो, मगर अपने पति के साथ मेरे घर चल के रहो। तो वहाँ हाफिजा आती है और उनको रोक देती है और बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो अपने पति के साथ ही रहेगी। फिर दूसरा सीन दिखाया गया है जहाँ पर गीतांजलि के फोन में एक न्यूज आती है जिसमें पता चलता है कि अलग अलग देशों से उसके नग्न चित्र को किसी ने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है और वो दुखी हो जाती है और फांसी लगा लेती है। ये सारी बातें शालिनी अपने इंटरोगेशन में ऑफिसर्स को बता रही होती है। और कहानी अभी यहाँ नहीं रुकी, उसकी जो तीसरी फ्रेंड होती है नीमा, उसको वही लोग मिलने जाते हैं और जब धर्म बदलने की बात पर वो मना कर देती है तो उसके ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला देते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं और कुछ टाइम तक रोज करीब 18 से 20 लोग आकर उसका रेप करते हैं। और दूसरी तरफ गीतांजलि के घर में अब्दुल आग लगवा देता है और नीमा जब अपनी कंप्लेन लेकर पुलिस वालों के पास पहुंचती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि कोई सबूत लेकर आओ, और वैसे भी एडल्ट्स के लिए गए फैसले पर हम बीच में कुछ नहीं बोल सकते। फिर सीन रेगिस्तान का दिखाया जाता है जहाँ पर फातिमा उर्फ शालिनी को कुछ लड़कियों के साथ बिठा दिया जाता है जिनको सुसाइड बॉम्बर बनाना होता है, और जो लड़कियां सुसाइड बॉम्बर बनने से मना कर देती हैं उनको वो लोग अपनी सेक्स स्लेव बना लेते हैं। नेक्स्ट डे इन सारी लड़कियों को बॉम्ब प्लानिंग के लिए सीरिया बॉर्डर ले जाया जाता है। शालिनी को यह बात पता होती है कि बॉर्डर पर यूएस आर्मी तैनात होती है और अगर वो वहां से भाग निकली तो पुलिस वाले उसकी मदद कर सकते हैं, और वो वैसा ही करती है। शालिनी के साथ 2 लड़कियां और भागती हैं मगर वो लोग उन दोनों लड़कियों को गोली मार देते हैं। उनमें शालिनी का हस्बैंड इसाक भी शामिल होता है, मगर शालिनी भाग निकलती है और कुछ टाइम बाद बेहोश पड़ी शालिनी को यूएस आर्मी का एक ड्रोन देख लेता है और फिर वहीं से सीन दिखाया जाता है जहां से पिक्चर की शुरुआत हुई थी। शालिनी उनसे बोलती है कि आप अगर मुझे इंडिया भेज दें तो मैं उन सारे लोगों को सजा दिलवा सकती हूँ, मेरे पास सबके खिलाफ सॉलिड प्रूफ है। मगर वो लोग नहीं मानते और बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं कि तुम आईएसआई एजेंट हो। तो शालिनी को वो लोग जेल भेज देते हैं और पिक्चर यहीं समाप्त हो जाती है। पिक्चर के एंड में इन परिवारों के कुछ पेरेंट्स की हकीकत दिखाई गई है उनके इंटरव्यू के साथ, और कुछ पेरेंट्स ने अपना नाम और अपनी फुटेज दिखाने से मना भी कर दिया क्योंकि उनको मालूम था आगे क्या होने वाला है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी दिन अगले एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।